Hello and good morning, guys. Today I welcome you all in this powerful event. Fight Again Coronavirus with Akshay Shrivastava, organized by Akshay Shrivastava in partnership with the Udgam Welfare Society Team Uttarakhand in association with Vestige Marketing Private Limited. So without taking you too much of time, I would like to invite the owner of our company, founder and CEO JMTK, a powerful motivational speaker, the man with a golden heart, the man with a golden world. So ladies and gentlemen, please give a huge round of applause to one and only none other than Mr. Akshay Shrivastava. आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? जी अक्षत, आपकी आवाज पहुंच रही है। आप शुरू करें। मैं सभी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि सब कुछ शुरू से भी शुरू करने से पहले अपने मन ही मन में एक बार उस परम पिता परमेश्वर को जरूर धन्यवाद दीजिएगा कि जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल डुल सकता, मगर आज हम सभी आपस में एक इतनी दूर दूर से भी आपस में आज ज्वाइन होगा। तो मैं एक श्लोक के साथ इस मीटिंग को शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि आज हम एक बहुत ही शुभ काम करने जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आप सभी माननीय लोगों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं अपने आप को एक बहुत ही खुश नसीब व्यक्ति मानता हूं। मैं बहुत ही खुशहाल हूं क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं सोचा था कि कहीं अगर मुझे एक अवसर मिले कि मैं कोई ऐसा कदम आगे बढ़ाऊं तो कोई भी मेरे साथ जुड़ना पसंद करेगा। मगर आज मैं वाकई में खुशनसीब हूं कि मेरे ऊपर कुछ बुजुर्गों का साया होगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद होगा। मैंने अपने पिछले जन्म में शायद कुछ अच्छे काम किए होंगे कि मुझे आप जैसे महान लोग, महानुभवों के साथ एक वार्तालाप करने का मौका मिल रहा है। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अक्षत, आपने अपने इन पावन वचनों से हमारी इतनी तारीफ करी और बहुत अच्छा लगा। बहरहाल मैं बताना चाहूंगा, मेरा नाम शौर्य भटनागर है और आज मैं इस इवेंट का को होस्ट हूँ। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अक्षय श्रीवास्तव का, उन्होंने इस प्यारे से इवेंट में हमें बुलाया। हमारे साथ सभी महानुभाव जुड़ चुके हैं। जैसा कि हमने देखा, अक्षय श्रीवास्तव, अभी लास्ट टाइम मैं बता दूं 3 से 4 दिन पहले आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा से वार्तालाप करी और बहुत अच्छा इंटरव्यू आपका गया। हमारे साथ हमारी एनजीओ की प्रेसिडेंट, मैं बताना चाहूंगा उद्गम एनजीओ, जो कि अपनी सेवाएं देश में दे रही है और जब भी कठिन परिस्थिति आती है हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। तो उसकी प्रेसिडेंट रंजना भटनागर जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हम पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे। अगर आप मेरा स्वागत स्वीकार कर सकती हैं तो एक बार अपना माइक ऑन करके। जी, इसी फहरिस्त में हेलो सभी बच्चों को हाय हेलो, और मेरी पूरी उद्गम की टीम को हाय हेलो, जो जहां पर है। शुभ आशीर्वाद सबको। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी फहरिस्त में हमारे साथ शिवम राणा जी जुड़ चुके हैं, जो कि मैं बता दूं हमारी उद्गम एनजीओ के फाउंडर हैं। इन्होंने एक सपना देखा और उस सपने को साकार किया और आज हमारे साथ जुड़े हैं। आज ये जो टीम है, इसकी जो श्रृंखलाएं हैं, इसकी जो शिकाएं हैं, वो देश में बहुत जगह जा चुकी हैं। हमने मुंबई, कलकत्ता और भी ऐसी कई जगह अपनी सेवा इस कोरोना महामारी में दी है। कुणाल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि आपने इस समय जो विषम परिस्थितियां थी, हमारे देश को जरूरत थी मेडिसिन की, हमारे देश को जरूरत थी बेड्स की, हमारे देश को जरूरत थी इंजेक्शन की, जब वो कहीं मुहैया नहीं हो रहे थे, आप दिन रात लगे रहे और आपने अपनी सेवाएं दी। अनिमेश साहब हमारे साथ रुड़की से जुड़ चुके हैं और मैं आपको बता दूं दिन में करीब इनकी 3 या 4 बार इनसे मेरा कांटेक्ट हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को मदद मुहैया करवाना चाहते हैं। ऐसे ही अगर कोई नाम उससे छूट जाए तो मैं माफी चाहूंगा। यश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप आईटी संभालते हैं हमारी एनजीओ में। सतीश कुमार धीमान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं
मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं, मोटिवेशनल गुरु। सर, आपसे हम जरूर मोटिवेशनल लेना पसंद करेंगे। अवनीश श्रीवास्तव जी, आप जुड़े हुए हैं, अगर आप अपने सभी खूबसूरत चेहरे दिखाएं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए इसी फहरिस्त में हम आगे बढ़ते हैं। और हमें ये कहा जाता है कि जख्मों से चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। तुम्हारी महफिलों में हम बुजुर्ग जरूरी हैं, हम ही नहीं होंगे तो सर पे पगड़ी कौन बांधेगा। वो बुजुर्ग नहीं है, वो हम सबसे जवान है। मेरे कहने का मतलब ये था कि वो हमसे हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस भी रखती हैं और सोशल फील्ड में उन्होंने अपना समय दिया है। उन्होंने बीबीसी से सम्मान प्राप्त किया है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे सम्मान प्राप्त किया है, जो कि देश का एक बहुत बड़ा सम्मान होता है। उन्होंने लेट फॉरेन मिनिस्टर से भी सम्मान प्राप्त किया है और उत्तराखंड का सर्वश्रेष्ठ महिला शक्ति सम्मान टीलू रोटेली स्टेट वुमेन्स अवार्ड आपने सम्मान प्राप्त किया है। और आप एक एनजीओ में कार्यरत भी हैं। मैं आपको बता दूं, रुड़की एक शहर है, आप पूरा वो शहर भी संभालते हैं। आइए उनके पावन वचनों को हम सुनते हैं और उनसे कुछ जानना चाहेंगे। ये कहा जाता है कि ये वक्त बहुत नाजुक है, हमले दर हमले हैं, दुश्मन का दर्द यही है, हर हमले पर संभले हैं। तो देखते हैं हम कोरोना से कैसे बच सकते हैं, कैसे लड़ सकते हैं। रंजना भटनागर जी। हेलो, सभी को मेरी आवाज आ रही है? आज जी जी जितने भी बिल्कुल। परिचित और अपरिचित लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हमारी टीम के साथ जुड़े हुए हैं। और इस विषम परिस्थिति में, जिस विषम परिस्थिति में इस समय हमारा देश जूझ रहा है, और नकारात्मक और सकारात्मक टिप्पणियां हमारे देश में लोगों के जहन से जो कोई कुछ खो देता है तो वो नकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, और जो खोने के बाद भी कुछ पा लेता है तो सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, ना कुछ खोते हैं ना कुछ पाते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जद्दोजहद करते हैं। ऐसे ही हमारी उद्गम की टीम लगी हुई है। और जैसे शौर्य ने अभी बताया है कि आपका एक ह्यूमन बीइंग जो आप बनकर आज मानव जन्म आपको मिला है, वो तभी सक्सेस है कि जब आप समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ कर पाओ। अब ये कोरोना काल में हमारी उद्गम टीम के मेंबर्स, युवा हमारे साथ, हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं। सभी लोग अपने अपने स्तर पर जिस भी स्तर से काम कर सकते हैं, ऑक्सीजन मुहैया कराना, बेड मुहैया कराना, मेडिसिन मुहैया कराना, किसी को किसी के साथ जोड़ देना। कोई किसी के चेहरे को नहीं जानता है, बस फोन कॉल पे बात हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा, जैसे वंश ने भी, शिवम ने भी, शौर्य ने भी, और जितने भी टीम मेंबर्स हैं जिनके नाम मैं नहीं भी जानती हूँ, सभी लोगों ने, बच्चों ने इतना अच्छा काम किया। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, जो ये विषम परिस्थिति चल रही है उसमें आपको सही गाइडलाइन की जरूरत होती है, दिशा निर्देशन की जरूरत होती है। हमें आज के दौर में कभी भी किसी के काम को क्रिटिसाइज नहीं करना है, क्रिटिसाइजर नहीं बनना है। उसकी पॉजिटिविटी को देखना है कि हम कहाँ से, किस नकारात्मक चीजों में से निकलकर हम किसी पॉजिटिव चीज से किसी का कोई फायदा कर सकते हैं। यदि हम किसी सिस्टम को बदलने की आज इस विषम परिस्थिति में कोशिश करेंगे तो हम सिस्टम को नहीं बदल पाएंगे। सिस्टम को बदलने से पहले हमें खुद को बदलने की जरूरत है, और खुद को हम तभी बदल पाएंगे जब हमारे पास जितने भी संसाधन हैं जिनका हम सदुपयोग कर सकें। और वो संसाधन अभी हमारे पास पर्याप्त भी नहीं है। हमारी 130 करोड़ की जनसंख्या में जितनी भी जनसंख्या हम लोगों की है, और उसमें भारत की जो विषम परिस्थितियां हैं स्वास्थ्य सेवाओं की, उसके बावजूद भी आज भारत कोरोना से लड़ रहा है। और लड़ने में हम फाइटर की तरह सभी लोग लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं लगे हुए हैं। जिन लोगों ने अपने घर के लोगों को खोया है, परिवार के परिवार भी बर्बाद हुए हैं, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सबको ये सोचना है कि हमारी भूमिका क्या है। अब हम सब तो लगे हुए हैं और सेवाओं को हम दे भी रहे हैं। अब इसमें एक चीज है कि हम जो भी चीज आगे लेकर हम चल रहे हैं, तो हम एक टीम फीलिंग के साथ करें और एक दूसरे के साथ पारदर्शिता बनाकर उसको काम को करें, तो शायद हम बहुत अच्छे से अचीव कर पाएंगे। ये मेरी खुद की एक सोच है, और टीम फीलिंग बहुत जरूरी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना जी, आप हमारे साथ जुड़ी। बेहद ही अच्छा लगा आपके वचनों को सुनकर। शौर्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज अपने वचनों से हमें बहुत सी जानकारियां दी, और आपसे हमें लिहाजा इंस्पिरेशन लेने की जरूरत है। और यकीनन आपने सोशल फील्ड में अपना सर्वस्व निछावर किया है, आपने अपना जीवन सोशल फील्ड को दिया है। तो हमें बहुत अच्छा लगा आज आप हमारे बीच मौजूद रहे। मैंने जिस प्रकार से जब ये इवेंट शुरू करा था, तो मैं बहुत जल्दी बोल रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अपनी सबसे अच्छी और सबसे ज्यादा पावरफुल जिनसे हम मोटिवेशन ले सकते हैं, हम उनको सुने। इसलिए हमने आपको सुन लिया है और हमारे अंदर वो शालीनता आ चुकी है। इसी फहरिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं कुणाल मिश्रा जी, जिन्होंने कोरोना त्रासदी में देश का बहुत साथ दिया, और लिहाजा मेरे बड़े भाई हैं और यकीनन बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और मैं कहना चाहूंगा, आत्मा के शब्द रूप का सौंदर्य है काव्य,
मनुष्य होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। कुणाल मिश्रा जी, जिनको ये भाग्य और सौभाग्य दोनों प्राप्त हुआ है, और अक्षत तुम्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि यह आज आपके चैनल पर आए हैं, तो मैं कुणाल मिश्रा जी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा, आप अपना माइक खोलें और अपनी बात हमारे समक्ष रखें। कुणाल मिश्रा जी। मैं एक चीज और क्या करना चाहूंगा जी। नमस्कार कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी कुणाल जी, ओवर टू यू। मैं सबसे पहले पिछले साल भी जो हालात हुए थे, धीरे धीरे हम लोग लापरवाह होते गए, काफी ज्यादा लापरवाह। उसी बीच अक्टूबर या नवंबर में सौर्य भाई से मुलाकात हुई, उद्गम संस्था से हम जुड़े और ठीक है, अपना काम धीरे धीरे प्रारंभ किया हमने। इस समय मार्च से जो हालात हुए और जो हाल दिल्ली के हुए, तो वो एक शायर ने पोस्ट भी डाला था और वो 2 लाइन्स थी बस कि पेमेंट की बात करने वाले आज पेशेंट की बात कर रहे हैं। तो हमारे ग्रुप के जितने भी शायर लोग थे, जितने भी शायर मित्र हैं, वो किसी भी प्रोफेशन से हैं, सभी लोग मिलके अपने अपने स्तर पे लोगों की मदद कर रहे हैं और लोगों के घर पे मदद पहुंचा रहे हैं। ये नहीं है कि मैं अपने फोन कॉल के द्वारा, हम तो बस एक जरिया बन रहे हैं, हम बस कनेक्ट कर रहे हैं पेशेंट और मदद करने वाले इंसान को। मदद तो वो इंसान कर रहा है जो वहां पे ग्राउंड में घूम रहा है और ऑक्सीजन सिलेंडर्स, मेडिसिन वगैरह दे रहा है। हालात ऐसे थे जब एक वक्त पे हमने हिम्मत खो दी थी अपनी, हम हार गए थे कि यार अब कुछ नहीं हो सकता। उस समय केसेस काफी ज्यादा हरिद्वार से आ रहे थे, हरिद्वार में जगह भी खाली थी। वंश भाई से बात हुई और फिर हम दिल्ली से कितने मरीजों को हरिद्वार भेजे। तो काम है, काम सभी लोग आज भी सेवा दे रहे हैं और उस वजह से वंश भाई पहुंच नहीं पाए। कुणाल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा। जी 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 जी। अभी हाँ, सेवा की बात है। अभी फोन जो है मेरा अभी बंद करके मैं रखा हूँ और वहां पे अल्टरनेट नंबर एक दूसरे मेरे मित्र देख रहे हैं। तो अभी करीबन 550-600 लोगों की मदद की जा चुकी है पॉजिटिव वे में, जो लोग बच गए हैं। और उसमें किसी को भी मदद पहुंचाने में मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने फोन किया, मेरे मित्र उनको सामान मुहैया करवाए, सामान जहां से मिलता था वो सामान मैंने मंगवाया, कहीं अपने पैसे लगाए, कहीं लोगों से मांग के। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लोगों की जान बचानी, और लोगों की जान बची। अगर आप एक भी परिवार की जान बचा रहे हो, बहुत बड़ी बात है। जरिया बहुत जरूरी है जी बिल्कुल। बिना जरिया के तो आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। और कई लोग तो यही सोच के परेशान हो जाते हैं कि हमें करना कहाँ है और बताना किसे है, कहाँ तक पहुंचना है। सही सलाह और सही मार्गदर्शन और सही बंदे तक पहुंचना ही आज का टाइम बहुत विषम परिस्थितियों में इतना कर पाना भी, कुणाल, ये बहुत बड़ी बात है। जरिया बनना किसी के लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। और मैं बस इतना कहते हुए अब अपनी वाणी को विराम दूंगा। यहाँ पे जो भी लोग हैं, मनोज, निषाद भैया बैठे हैं, शौर्य, वंश भाई, अभी शिवम राणा भाई, अक्षर, थैंक यू बुलाने के लिए यार। और मैम, आपके बारे में क्या ही कहना। थैंक यू कहता हूँ क्योंकि आज हमारे पूरे हिंदुस्तान को आपके जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आप हमारे इस इवेंट में। शौर्य सर, ओवर। जी बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी। और सच में आपने एक इंस्पिरेशन का काम किया है। और जिस स्थिति, एक बहुत पोस्ट वायरल हुई थी कि समवन इज हेल्पिंग समवन, यानी कि कोई किसी की मदद कर रहा है और किसी ने किसी को कहा है। और बहुत अच्छी बात है, हम सब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और यही बात बताती है कि इंसानियत जिंदा है। आज भी हमारी रगों में वही खून है जो हुआ करता था। क्योंकि ऐसा नहीं है, ये कहा जाता है कि इंसानियत मर चुकी है, लेकिन नहीं, आप जैसे लोग हैं जो अपने कंधों पर ये जिम्मेदारी उठाए हैं और बड़े हक से कहते हैं जी हाँ, हमने इंसानियत को जिंदा रखा हुआ है। हमारे बीच रजत बंसल साहब मौजूद हैं। अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मैं आपकी आवाज सुनना चाहूंगा। रजत साहब, क्या आप हमें सुन रहे हैं? रजत साहब, रजत बंसल जी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? हेलो जी हाँ, जी भैया, प्रणाम।
मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे बीच रजत साहब मौजूद हैं और आप देहरादून में रहते हैं, फिलहाल उधम सिंह नगर हैं और रुड़की से भी खास ताल्लुकात आपके हैं। आप एक शो भी चलाते हैं जिसको जिंदगी मिक्स वेज करके जिसका नाम है, और आप एक बहुत अच्छे पोइट भी हैं। साथ के साथ कोरोना महामारी में आपने मदद भी मुहैया करवाई है। और मैं बताना चाहूंगा, ये कहा जाता है जीवन में आप जो राय लें बहुत कम लोगों से राय लें, तो मेरे जीवन में यह एक व्यक्ति हैं जिनसे मैं राय लेना पसंद भी करता हूं, इसलिए मैंने चाहा भी कि वो इस इवेंट में आए और अपनी बातें बताएं, क्योंकि जिससे मैं जानता हूं, जिससे मैं समझता हूं, वो शायद आपको जरूर समझा पाएंगे और यकीनन उनकी बात आप तक पहुंचेगी। रजत बंसल साहब। जी, सबसे पहले शुक्रिया इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए, क्योंकि यूथ का जोड़ना ही बहुत ज्यादा जरूरी है आज के समय में। अगर आप देख रहे होंगे, मैं सीधे मुद्दे की बात करूंगा और बहुत कम समय में, क्योंकि समय का इस समय सच में सभी के पास बहुत अभाव है। देखिए, मुझे 2-3 चीजें अभी जो पिछले बीते कुछ दिनों में क्लियर हुई हैं कि हम लोग ही ग्राउंड लेवल पे बैठे हैं, जितने भी यूथ है, जितने भी हेल्पिंग हैंड्स हैं, हम सब ग्राउंड लेवल पे बैठे हैं और हेल्प भी हमें ही करनी है। अभी तकरीबन 1 महीना पहले ही मैंने एक ग्रुप बनाया था, जस्ट ये सोच के कि बॉस मैं किसी की मदद कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पे देहरादून से बहुत कॉल आ रही थी कि बेड्स अवेलेबल नहीं है, प्लाज्मा अवेलेबल नहीं है, या यहाँ पे रेमडेसिविर नहीं है, कुछ चीज। तो मैंने कहा मैं अकेले अपने बेस पे मैं किसी को कॉल कर रहा था, उससे मुझे कोई लीड मिल रही थी या उसको कहीं से मिल रही थी, तो इसमें बहुत समय जा रहा था। और उस चक्कर में क्या हो रहा था कि पेशेंट की जान एम्बुलेंस नहीं चली आ रही थी। उस चीज को कम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हमने ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, चीजें लिंक हुई, फिर साथ में मैंने देखा ऐसे ही करके बहुत सारे ग्रुप्स बने, और ऑल टुगेदर आप ये देखोगे कि ये सब सारे हेल्पिंग हैंड्स हैं। ये कोई गवर्नमेंट ने अपॉइंट नहीं किया है किसी को, ये शौर्य या फिर अक्षत या शिवम भाई हैं या मैम है, किसी को गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला कि हाँ जाके करो, ये सब खुद से आगे आए हैं। और ये सब इसलिए ही कंट्रोल में होगा क्योंकि हम खुद से ही प्रिकॉशंस के मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं, हम खुद से ही मदद फॉरवर्ड कर रहे हैं। और मुझसे पहले भी अभी जो भाई बात कर रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि आपको सिर्फ जरिया बनना है, आप ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, लेकिन आप किसी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइडर बन सकते हो। आप सिर्फ उसे लिंक जनरेट करके दे दोगे, क्योंकि अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, मेरी एक फ्रेंड का मेरे पे कॉल आया था कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है। मेरे पे उस टाइम पे 5 लीड थी, लेकिन उस पे एक भी नहीं थी। जब मैंने उसे 5 दी, तो अब क्या था कि अभी 2 दिन पहले मेरी बात हुई, वो मुझसे ज्यादा लीड्स लेके है उसके पास, उसे उसके कॉन्टेक्ट मेरे से ज्यादा है, तो मैंने उसे ग्रुप में ऐड किया, अब वो और लोगों की मदद कर रही है। तो आप सिस्टम के अंदर रहेंगे, आप तभी सिस्टम पे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, हेल्पिंग हैंड बन पाएंगे। और ये जो स्थिति अभी हुई है, हम आशा करते हैं ना ही आए कोरोना की 3rd वेव, लेकिन अभी जब 2nd वेव चल रही है, और हालांकि आपने हालात देख लिए हैं, दिल्ली के हालात तो सच में बहुत खराब थे, और मुझे उससे ज्यादा खराब हालात देहरादून के लगे। वो इसलिए क्योंकि शहर छोटा है दिल्ली के अकॉर्डिंग, और जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं उसके संभालने का इतना प्रदेश में हमारे अभी दमखम नहीं है। आपको भी पता है हमारी सरकार के बहुत फेलियर रहे हैं, उत्तराखंड सरकार के तो वो हमेशा अनस्टेबल रही है। तो इतनी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी को अगर यूथ ने अपने हाथों में लिया है, तो इससे बड़ी उत्तराखंड के लिए विजय कुछ नहीं होगी, अगर हम इस पे यूथ मिलके ही काबू कर सके। और जितना हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, और हम आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि विदाउट हेल्पिंग हैंड मुझे नहीं लगता हम इस चीज से जीत पाएंगे, या किसी सिस्टम के भरोसे हम बैठे रहे तो जीत पाएंगे। मैं बस इतना ही कहता हूँ कि सब साथ रहिए, जरूर हम इस चीज से आगे निकलेंगे, और अपनी जमीन से जुड़ के रहिए। जिस चीज को, जो रेट कहीं काला बाजारी हो रही है, उसको भी रोकने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली रजत, बिल्कुल डेफिनेटली अभी ये किसी भी सिस्टम को इस पे नजर नहीं है कि ये सब विषम परिस्थितियों को यूथ कैसे संभाले हुए है। और मेरे ख्याल से जितने लोगों ने भी ग्रुप्स बनाए हुए हैं और जितने लोग भी पोस्ट और स्टेटस डालते हैं और ऐसी जगहों पे अपने संदेशों को और अपने संसाधनों के द्वारा लोगों को तक जरिए तक पहुंचाते हैं, तो अभी कोई भी ये नहीं चाह रहा है कि उसको कोई पब्लिसिटी स्टंट मिले। हर आदमी ये चाह रहा है कि मैं अपने लेवल से कुछ अच्छा कर सकूं और किसी की जान बचा सकूं और किसी की मदद कर सकूं। ये बहुत बड़ा इंटेंशन है अपने यूथ के लिए, और हमारी जो टीम जुड़ी हुई है उन सबके लिए, कि कोई ये नहीं चाह रहा है कि उसको कहीं भी रिकॉग्निशन मिले, कहीं भी वो स्टैंड करे, कहीं उसके पब्लिसिटी स्टैंड मिले। हर आदमी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से छुपकर अपने आप को करके और ये सब काम कर रहे हैं। ये बहुत मतलब ग्रेटफुल है पूरी टीम के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
तो बस बहुत बहुत इसी के साथ शुक्रिया मैं अपनी रजत वाणी जी। को विराम देना बहुत चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात कही, मुझे काफी अच्छे लगे। आप सभी इतने महान लोग हैं कि आज पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा आज इस दिन। शौर्य जी, ओवर टू यू। शौर्य अनम्यूट। जी बिल्कुल, देखिए ऐसे मिराज क्रिएट भी होने चाहिए, ये ऐसे ऑनलाइन इवेंट में जिंदगी पैदा करते हैं। बहरहाल मैं ये कहना चाहता था कि खुद भी अपनी रहमतों की बरसात करता है जो आगे बढ़कर किसी की मदद करता है। तो आपने अपनी रहमतों की बरसात की है, आपने पुण्य कमाया है, आपने शबाब कमाया है, और आप इसके लिए आपको कोई ग्रीड नहीं थी, आप ऐसा कुछ नहीं चाहते थे। इसी फहरिस्त में हमारे साथ मनोज निषाद साहब जुड़ रहे हैं, और मैं आपको बता दूं, हम आपसे मुखातिब जरूर होंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। हेल्थ हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा विषय है, और कहीं ना कहीं हमें ये बात माननी पड़ेगी कि हम कहीं ना कहीं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे रहे हैं, जबकि इंडिया का जो फॉरेन मेडिकल है वो बहुत ऊपर आता है, बहुत अच्छे स्तर पर आता है। लेकिन फिर भी एक गरीब आदमी के लिए, गरीब तबके के लिए हमें उन साधनों की जरूरत है जो उस तक पहुंच पाए। तो मनोज निषाद जी एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, और रोज मैं उनके फेसबुक पे पोस्ट भी देखता हूँ और हम इनसे इंटरेक्ट भी होते हैं। ये चाहते हैं कि हरिद्वार में जो एक प्लेस है वहां पे एक हॉस्पिटल बने, ताकि जो गरीब जनता है, जो आसपास की जनता है, वहां से सेवाएं प्राप्त कर सके। और मैं आज भी ये कहना चाहूंगा, हमारे देश की संवेदना है और कहीं ना कहीं हमारे देश का एक आंसू है कि हमें हॉस्पिटल्स के लिए लड़ना पड़ रहा है। हम धर्म के लिए लड़े, हम राजनीति के लिए लड़े, लेकिन जब हॉस्पिटल के लिए लड़े तो मनोज निषाद जैसे लोगों को लड़ते रहना पड़ा, उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई। लेकिन एक बात है भाई साहब, हम आपको ये बात कहना चाहेंगे, हम आपके साथ हैं। और मनोज निषाद जी, इतना मैंने अगर बोल ही दिया है, हम आपसे मुखातिब बाद में होना चाह रहे थे, लेकिन हमारा दिल कह रहा है हम आपको सुने, तो आप अपना माइक ऑन कीजिए और अपनी बात हमारे समक्ष रखिए। मनोज निषाद जी। धन्यवाद भैया, सभी को प्रणाम। अक्षत भैया नमस्कार, और सभी को जय मां गंगे प्रणाम। सौदिया भैया ने जितना कह दिया इतना कुछ खास नहीं है, बस ये है कि ये भाई हैं और भाइयों का खून का रिश्ता नहीं है हम लोगों का, लेकिन उससे बढ़कर है। क्योंकि मैं अगर बात करूं तो मेरी कहानी बहुत लंबी है। मेरे जो खून के रिश्ते हैं मैं उनको तवज्जो और उनको मायने बहुत कम देता हूं, और जो मेरे वैसे रिश्ते में उनको ज्यादा देता हूं। उसकी एक कहानी, अगर आप मेरी पिछली पोस्टों पे जाएंगे तो मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। छोटे से मैं बता दूं कि मेरा लखनऊ में एक जमीन का केस चल रहा है, और जिसमें मेरे ताऊ के लड़कों से मुकदमा चल रहा है, जो वो सरकारी अधिकारी हैं, लखनऊ में ही तैनात हैं। तो एक बहुत बड़ी लड़ाई है, वो एक अलग है। तो इस लाइन में आने का, सामाजिक में आने का एक यही तरीका है आया जब मैंने देखा कि मैं परेशान हूं तो सामने वाला भी परेशान है। मैं तारीख पे चप्पल पहन के जा रहा हूँ तो वहां नंगे पैर वाले भी आ रहे हैं, मैं नाश्ता करके जा रहा हूँ तो वहां भूखे पेट वाले भी आ रहे हैं। तो धीरे धीरे लगा कि चीजें बदलनी चाहिए, कहीं ना कहीं सुधार होना चाहिए। तो एक छोटी सी बात जो मैं कहता हूँ, ताकत कलम की कभी हार नहीं मानती। मतलब कलम एक ऐसी चीज है जो कभी हार नहीं मानती है। आप कलम का जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे, आप बहुत सारी चीजों में सुधार ला सकते हैं। कई सुझाव मेरे ऐसे हैं जो भारत सरकार ने लागू किए हैं, जो पूरे भारतवर्ष में लागू हैं। उसके अलावा अगर हम मेडिकल की बात करें तो 2016 से अभी तक में हमारा एक क्षेत्र है उत्तरी हरिद्वार, जहाँ पे अस्पताल निर्माण के लिए मैं लगातार संघर्ष करता आ रहा हूँ। लगभग 1000 पेज की फाइल मेरे पास है जो मैंने भेजे हैं, जो मेरे पास आए हैं। चाहे वो जिला प्रशासन हरिद्वार हो, चाहे वो निदेशालय, महानिदेशालय, निदेशक, महानिदेशक या सचिवालय या फिर भारत सरकार हो, जिसकी वजह से हम आपके मुरीद हैं, क्योंकि हमने आपको संघर्ष करते हुए देखा। बिल्कुल दादा, तो हमारे साथ जुड़े हुए है ना। तो उसके बाद अस्पताल की जरूरत है, सभी को पता है। अगर हम लोग अब कोविड की बात करें तो कोविड में इंसानियत की सबसे ज्यादा जरूरत है। इंसान तो बहुत है लेकिन इंसानियत सभी में नहीं है। तो ये आप भी समझ पा रहे हैं, हम भी समझ पा रहे हैं। तमाम कोशिशें करने के बाद कोई कांटेक्ट मिलता है ऑक्सीजन का या कहीं का, तो अगर पता चलता है कि वो लोग पैसे मांग रहे हो, ज्यादा मांग रहे हो, तो बड़ा दुख होता है। तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इस पाप के भागी हम भी हैं, लेकिन हम सही दिशा में काम कर रहे थे, लेकिन उस पर्सन को लगता है कि ये भी उसी दिशा में है। तो कई जगह ऐसी शिकायतें आई, कुछ समझ में आया। तो सीधी सी बात है, ऐसी शिकायतों को अधिकारी के सामने लाना। सबसे पहली बात कि अगर आप सोशल लाइफ में हैं या सामाजिक दायरे में आप लोग आ चुके हैं, तो सबसे पहली बात कि अपने अंदर से डर खत्म कर दो कि मैं अधिकारी से बात कैसे करूंगा, मैं अधिकारी को फोन कैसे करूंगा, मैं अधिकारी को मैसेज कैसे करूंगा। ये एक लोक सेवक है, ये हमारे टैक्स पे तनख्वाह लेते हैं, इनको हमारे लिए तैनात किया गया है। कोविड में ड्यूटी इनकी हमारे लिए लगी है। हम जनता है, ये लोकतांत्रिक देश है और हम इस देश के मालिक हैं। सबसे पहली बात हमको ये समझना है कि ये देश हमारा है,
ये लोक सेवक हैं और हम मालिक हैं, तो अपने मालिकाना अंदाज में इनको बताना है कि ये गलत हो रहा है यहाँ पे और इस पे आप लोग एक्शन ले। पहले सबसे बड़ी फैसिलिटी अगर मैं हरिद्वार की बात करूं तो यहाँ के जो डीएम हैं इस समय सी रविशंकर जी, वो बहुत अच्छे अधिकारी हैं। उनके पास कोई शिकायत जाती है और तत्काल एक्शन लेते हैं। तो हरिद्वार वालों के लिए तो ये बड़े गर्व की बात है। मैं दूसरे जिले के लिए या दूसरे राज्य के लिए नहीं कहूंगा, मैं जहां पे धरातल पे काम कर रहा हूं मैं वहां पे कह सकता हूं। इस दौरान सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 2020 से और 21 का अगर मेरा अनुभव आप पूछेंगे तो मैंने 21 में ज्यादा काम, सॉरी 20 में ज्यादा काम किया, 21 में कम किया है, क्योंकि मैं खुद थोड़ा सा हल्की सी प्रॉब्लम में हूँ। मेरे पैर में कौन निकला हुआ है अंगूठे में, मैं ज्यादा पैदल नहीं चल सकता हूँ या ज्यादा देर तक खड़ा नहीं हो पाता हूँ, मेरे दर्द होने लगता है। तो जितनी कोशिशें हुई फोन पे की, कई बार ऐसा भी आया कि खुद नहीं कर पा रहा था मैं, तो मैंने बंद भी कर दिया, क्योंकि ऐसे टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि खुद को रिलैक्स देना। अगर आप खुद फिट होंगे तो आप दूसरे वाले की ज्यादा मदद कर पाएंगे। एक आध बार ऐसा भी हुआ कि मैंने फोन को ही बंद कर दिया, फोन को डाइवर्ट कर दिया किसी और दोस्त के नंबर पे कि जो भी कॉल आएगी वो उसके पास चली जाएगी। तो ये एक मजबूरी थी, ऐसा भी अनुभव रहा। ये नहीं है कि हमने करा ही करा है, हमने कहीं पे गलतियां भी की हैं, हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमको इंसानियत अपनी जिंदा रखनी है, पहली बात। दूसरी बात, आप जिस जिले में काम कर रहे हैं या जहां जहां पे भी आप काम कर रहे हैं, जहां पे भी कोई आवश्यकता है, नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, उनके नंबर आप लोग लें, उनसे बात करके रखें कि उनके साथ में कितनी सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं, कहाँ पे क्या क्या चीजें मिल रही हैं, कहाँ पे ऑक्सीजन मिल रहा है, कहाँ पे बेड की अवेलेबिलिटी है। और अस्पतालों की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे भी नोडल अधिकारी हैं, उनसे बात करें, उनके टच में रहें। उनके टच में रह के अगर आप काम करेंगे तो जो काम 1 घंटे में होना है वो 10 मिनट में हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग अपने टच वालों को कॉल करते हैं, जबकि अधिकारी के संज्ञान में मामला होता है कि यहाँ पे 1 बेड खाली है, 2 बेड खाली है। हम उस तक पहुंचते दोस्तों के माध्यम से पहुंचते हैं। तो एक ये वाला तरीका भी आजमाए कि आप डायरेक्ट उस तक पहुंचे। दूसरी बात यह है कि आप, है ना, डायरेक्ट उस तक पहुंचे। तो बस खाली एक चीज है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम है। ये बात अपने दिमाग में डाल के रखें आप। सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है हमें उससे मतलब नहीं है। हम लोग बस एक माध्यम है, हम लोग एक कोशिश है और हम लोग एक विश्वास है जो टूटना नहीं चाहिए। अगर ये चीज टूटती है तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे छोड़ना चाहूंगा। इतनी अच्छी बात करी आज आपने, वाकई में बहुत अच्छा लगा। दूसरा यही है कि आप आज हम लोगों ने बात करी है, हम लोग जीवन में कभी मिलेंगे भी, ऐसा मैं चाहूंगा माँ गंगा के आशीर्वाद से। और यहाँ के माध्यम से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई भी एक विषय को उठाएं, उस पर चिट्ठी पत्री उठाएं, उस पर लिखना चालू करें, चाहे वो कुछ भी हो। कहीं पे लाइट लगनी हो, कहीं पे सफाई होनी हो, कहीं पे कुछ भी होना है, आपको किसी भी तरीके की चिट्ठी पत्री में कोई भी जरूरत हो, आप मेरे को फोन करें, मेरे को मैसेज करें, जितना होगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कदम आपने ही बढ़ाना होगा। मैं आपको खाली बता सकता हूं कि आप ऐसे ऐसे कर लीजिए, ये लिख के भेज दीजिए, वो कर दीजिए, खाली यही चीजें हो सकती है। और करना आपको पड़ेगा, चलना आपको पड़ेगा। बहुत धन्यवाद। इसी के साथ लगे रहिए, करते रहिए। माहौल अच्छा होगा तो हम लोग साथ में एक कप चाय पियेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो हमने आज ये इवेंट लगा था ताकि आप जैसे लोगों का संदेश आज मिल पाए लोगों तक। शौर्य भैया जी बिल्कुल, चाय की बात तो आपने अच्छी बोल दी, क्योंकि हिंदुस्तान को जोड़ने वाली चाय है। भैया एक चीज और पता है, मेरा मोबाइल खिलाफ है, जूम ऐप पे नहीं आया है। दोस्त का फोन लिया, उसके घर आया फटाफट। आपका मोबाइल खिलाफ है, लेकिन हम आपके साथ हैं, इसलिए आप आ गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लहजा आपने जो कहा है ना, हम जरूर मिलेंगे किसी दिन। आपका जो लहजा था उसमें सत्ता के प्रति जो तल्ख भावना थी, यानी कि जो होनी भी चाहिए। और आपने एक नाम सुना होगा, एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं, बहुत बड़े पोइट हुए हैं, हबीब जालिब। वो जो साए में हर मसलियत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह दे नूर को, मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। तो सत्ता के सामने आंखों में आंखें डालकर ये कहते हैं कि सर आप कुछ भी कहें, कुछ भी हो, आपको हमारे लिए काम करना पड़ेगा। आपको, अगर आप नौकरशाह हैं, अगर आप IAS PCS हैं, आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। और ऐसी ही आवाज को बुलंद करने वाले लोग हैं मनोज निषाद, जो जानते हैं हमारे अधिकार क्या है। उन्हें पता है चारागर कौन है और चारागर से किस तरीके से, डॉक्टर से किस तरीके से ट्रीटमेंट लेना है। और वो जो डॉक्टर्स हैं, उन डॉक्टर्स को जगाने वाले लोग मनोज निषाद साहब हैं। और मैं आपका तहे दिल से बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ, आप हमारे साथ हैं। क्योंकि कुछ बातें होती हैं कि जो हमें बोलनी पड़ती हैं, और कुछ बातें होती हैं जो दिल से निकलती हैं। तो आपके लिए सम्मान दिल से निकल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद भैया, बहुत धन्यवाद। और मैं आपको शुक्रिया भी इसलिए कर रहा हूँ कि आप शुक्रिया के मोहताज हैं।
क्योंकि आपने आज एक बात तो कह दी कि अगर कोई समस्या है तो हम आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते बिल्कुल हैं। भी। हमारे बीच एक युवा है जिन पर एक केस स्टडी भी मैंने बनाई थी, और वो इसलिए कि ये कहा जाता है कि एकला चलो, अगर कोई साथ ना हो ना कि आप एकला चलो, बंगाल में कहा जाता है एकला चलो रे, तो जो अकेले चले, और उन्होंने अकेले चल के, खैर हम साथ थे, हम तो इधर उधर खड़े हुए थे, वो अकेले चले, उन्होंने कहा आओ चलो अब हाथ पकड़ लेते हैं, तो हमने हाथ पकड़ा। जब उद्गम एनजीओ बनी, जिनके दिमाग में इनिशिएटिव आया, उन्होंने मुझे कॉल करी कि शौर्य भाई एक एनजीओ बनानी है जिसमें हम चाहते हैं हम समाज में अपना योगदान दें, और बहुत से महानुभाव व्यक्ति हमारे सामने आए। लेकिन इनिशिएशन लेना, किसी चीज को शुरू करना, किसी चीज का एग्जीक्यूशन करना सबसे बड़ी बात होती है। तो मैं उस एग्जीक्यूटिव बॉडी की जिसने एग्जीक्यूट करा, और मैंने इनके लिए एक बात कही थी कि द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। ये जो भाला फेंकने की एक्यूरेसी है ये आप में थी। और आइए मैं स्वागत करना चाहूंगा शिवम राणा जी का। आइए शिवम राणा जी हमारे बीच, अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो। शिवम जी, इज आई एम ऑडिबल टू यू? सभी को मेरा नमस्कार। और मनोज भाई, आपने जो बात बताई हुई सच्चाई है बिल्कुल। और आपका, चलो देखो, आपकी तो हेल्प हम लेंगे ही, क्योंकि आप इतना तो सरकार से हम भी नहीं वो रखते कि नोडल अधिकारी को फोन किया। हम भी अपने फ्रेंड सर्कल में कहते हैं, और जो एनजीओ देवबंद में काम कर रही हैं या रुड़की काम कर रही हैं उनकी हेल्प लेते हैं। हमको इतना नहीं पता होगा जितना आपको पता है सरकारी विभाग से कैसे टैकल करते हैं। रंजना मैम को पता होगा, मेरे को तो नहीं मालूम है। हमारी टीम में रंजना मैम है हमारे पास, तो हमें किसी चीज की चिंता करने की बात नहीं होती। और इसी इसी वजह से हम किसी से एक्स्ट्रा कांटेक्ट भी नहीं बना के चलते कि रंजना मैम है तो बस बात खत्म हो गई। हमने जो भी रुड़की में क्वेरी आएगी, दवाई की, वैक्सीन की, बेड्स की, तो हम रंजना मैम को बोलते हैं। हमारे पास वो ऐसी चीज है, मैं सबको बोलता हूँ कि बस रंजना, कल भी बात हो रही थी मैम की, एक वो ऑफिस में कलीग है काजल, काजल मैम का, तो कल मेरी बात हो रही थी उनसे। तो मैंने भी उनको ये कहा था, मैं कहा देखो बस हम रंजना मैम को ही जानते हैं, और हम किसी को रुड़की में इतना नहीं कहते कि हमारे साथ जुड़ो या नहीं, हम अपना काम करते रहते हैं आराम से। लेकिन आपकी, मनोज भाई, मैं एक उसमें मदद कर दूंगा। जो आपको लखनऊ वाला केस चल रहा है ना, उसको जरा आप मेरे साथ एक बार बताना, उसमें मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। अगर कोर्ट में है मामला तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और पहले तो मैं हिंदुस्तान क्योंकि ये की भाई आपको साहब एक खुद भी एडवोकेट हैं, एडवोकेट है बिल्कुल। अभी बना नहीं है, लेकिन वो है। लेकिन फिलहाल ये 3-4 मीडिया चैनल्स पे लाइव चलना है राणा जी। बहरहाल आगे बढ़िए। शिवम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो उसमें ऐसा है कि जैसे हमें सबने बताया कि व्यवस्था कैसी है हमारे यहाँ की, ऐसी है कि सरकार के पास अभी 1% से कम लोगों की भी, हमारी जनसंख्या के 1% से कम लोगों की भी इलाज करने की हमारे पास संसाधन नहीं। सच्चाई हमारे पास यही है कि ना तो 1% लोगों की दवाई हमारे पास है, ना हमारे पास बेड्स है, ना ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, कुछ भी नहीं है। मतलब 1 करोड़ अगर लोग बीमार हैं तो उनको हम बेड्स नहीं प्रोवाइड करा रहे कर पा रहे हैं फिलहाल के दौर पे। तो इसके लिए हमने, जैसे मेरे गांव में, मैं भायला गांव में रहता हूँ, तो 15 दिन में 15 डेथ हुई है केवल कोरोना से। और वो भी इसलिए नहीं कि भाई कि वो कुछ पैसे उनके पास कम थे या उन्हें बेड लेट मिला, कुछ एक भी चीज हमें एक संज्ञान में रखनी चाहिए कि हमें अवेयर रहना चाहिए कि हमें, एक तो ये कोरोना ना कुछ शर्म वाली बात नहीं है कि अगर मैं किसी को बताऊंगा कि मुझे कोरोना है और वो मुझे कुछ शर्म आएगी इस बात की, ऐसी बात नहीं है। हम ना किसी को बताने में झिझकते हैं और हम मानने को तैयार नहीं कि हमें कोरोना के सिम्टम है। हम यही 8-10 तो बात दिन है, दुर्भाग्य है जो ये मरने होना वाली चाहिए, स्थिति है बिल्कुल। वो बेड स्टेज पे पहुंच रहे हैं। मैं आज एक की केस स्टडी कर रही थी, शिवम इंटरप्ट करूंगी। मैंने देखा उस बंदे को 10 दिन से बुखार था और 11वें दिन उसकी नाक से ब्लीडिंग हो रही है, तब वो बंदा हॉस्पिटल जा रहा है, तब उसका आरटीपीसीआर हो रहा है, तब वो रिपोर्ट भी पेंडिंग है और तब उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है और उसे ऑक्सीजन के लिए। यानी कि हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हमें कोविड है, हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते इस विषम परिस्थितियों में भी, जबकि आज पूरा महकमा चिल्ला रहा है कि आपको कोई भी अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन होता है तो जस्ट लाइक कोविड ट्रीट कीजिए उसको। लेकिन फिर भी आज की डेट में हम नहीं मान रहे कि हमें कोविड है, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। इसीलिए आप 10 दिन तक फीवर रहना, उसके बाद नाक से ब्लीडिंग आना, फिर उसके बाद आप ऑक्सीजन लेवल तक पहुंच रहे हैं और तब भी आप आरटीपीसीआर नहीं करा रहे हैं कि किसी ने कह दिया। ये कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन वाली बात नहीं है, ये तो आप इंडिविजुअल अपने आप को देख रहे हो ना, एनालिसिस कर रहे हो। आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हो, हम भी अपने आप को एनालिसिस करेंगे, शिवम भी करे, सब करे। सबको देखने की जरूरत है कि कहीं किसी में साइन और सिम्टम तो नहीं है। ये डेथ तक पहुंचे ऐसे लोग रहे हैं जो बिल्कुल एक्सेप्ट करना ही नहीं चाह रहे। डायग्नोस कुछ है, ट्रीटमेंट कुछ है, ले कुछ रहे हैं,
एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं बिल्कुल एग्री हूँ तुम्हारी इस बात से कि कोविड सबको हो सकता है, इसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे नहीं होगा। ये अगर संदेश हमारे यहाँ पे पहुंचाना ऐसा है हमें हुआ ना, सब तक, इसीलिए नहीं और मैं एक बिल्कुल चीज और देखो कहना चाहूंगा, कोविड शिवम जी, एक मिनट दीजिए प्लीज। अभी विचार संजीवनी नाम है, तो शिवम जी ने बहुत सी संजीवनियां हमको दी भी है। तो आप कुछ अगर कोई बिल्कुल। बोल रहा है और आप उसमें कुछ चीज ऐड ऑन करना चाहिए, आप कर सकते हैं। ये विचार, इस टाइम हम विचार करने की कोशिश कर रहे हैं, और विचार मैं होने तो के लिए सबकी राय जरूरी है। ठीक है। सबको ये कहूंगा कि अगर आपको फर्स्ट डे फीवर भी है ना, तो कोरोना का ट्रीटमेंट शुरू करें। वो टाइफाइड निकलेगा, ये रिपोर्ट बाद में आती रहेगी, लेकिन जो है भाई उसको ट्रीटमेंट शुरू तो करिए। अभी मेरा भाई है, वो इलेक्शन में इधर उधर घूम रहा है, तो मैं उससे बैठा था तो दूर मिला मैं उससे एक ही बार, तो मुझे पता लगा कि एक दिन बाद वो कोरोना पॉजिटिव हो गया। लेकिन मैंने डबल मास्क लगाया हुआ था। तो मैंने क्या किया, रंजना मैम से भी बात की थी। मैंने कहा मैम, और जब मुझे पता लगा ना कोरोना पॉजिटिव है, तो गले में दर्द होना शुरू हो गया। थोड़ा मेरे को लगा कि साइकोलॉजी, मुझे फीवर भी है, साइकोलॉजी हो गई। लेकिन मैंने साइकोलॉजिकली 2 दिन तक अपने आप को आइसोलेट रखा, ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था मैंने। रंजना मैम से दवाई वो कर ली थी जो मुझे मिली, मैंने भाप लेना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन हाँ, ये बताने में किसी को शर्म नहीं आई कि भाई कोरोना का ट्रीटमेंट मैं ले रहा हूँ। अभी हमारे यहाँ बिल्कुल पे एक बल्कि एक 32 ईयर्स का, मतलब हमारा तो दोस्ती है, मतलब इतना तो बड़ा नहीं है, 32 साल कोई एज नहीं होती है कि भाई उसे हम बुजुर्ग कहें या कुछ ऐसे। तो आप देखिए, उसने 8 दिन तक टाइफाइड माना अपने आप को, और सबको नहीं मुझे कोरोना हो ही नहीं सकता, मैं जाऊंगा। कोरोना नहीं है भाई, मेरे को थोड़ा ही होगा कोरोना। गांव से दवाई लेके खाता रहा। एक पिलखनी है हमारी जगह पास में ही, सरसावा के पास, तो वहां पे पीजीआई है। 2 दिन ही रहा बस, और तीसरे दिन खबर ही आई कि भाई नहीं बचा। अगर वो पहले दिन से ही ये मान के चलता कि भाई मैं पॉजिटिव हूँ, ये रिपोर्ट का भी इंतजार नहीं करता और ट्रीटमेंट शुरू कर देता, तो शायद से वो बच जाता। अब हमने इस चीज में किया क्या है, मैंने अपने गांव के लेवल पे क्या क्या किया है कि मैंने अब, और जो संस्थाएं हैं जो हमारे यहाँ पे जो सर्वेस कर रही हैं कोविड सेंटर के लिए, जैसा मेरा गांव बड़ा है, 15-16 हजार जनसंख्या है, तो मैंने हमारे गांव में क्या है, एक डिग्री कॉलेज है, तो मैंने वहां पे कोविड सेंटर की उनके पास अर्जी डाली है कि अगर एक कोविड सेंटर यहाँ पे बन सकता हो, तो 8-10 बेड ऑक्सीजन के हमें यहाँ पे मिल सकते हो, तो लोगों का जो भागना है इधर उधर वो बहुत कम हो जाएगा, और उन्हें एकदम से ट्रीटमेंट मिल जाए पहले, फिर रेफर कहीं भी हो जाए वो। तो हमने इसमें ये वाली तो चीज की है। लेकिन एक चीज और मैं जो कहना चाहूंगा वो यही है कि देखो, आपको किसी की जिम्मेदारी लेनी ही नहीं है, ना किसी को बताना है कि भाई कोविड से ऐसे बचो। आप अपनी जिम्मेदारी ले लो बस, जितने भी हमारे देशवासी हैं। भाई देखो, बाहर सब जाएंगे 30 तारीख के बाद, जब लॉकडाउन खुलेगा, एक ना एक दिन खुलेगा ही 30 तारीख के बाद शायद से, तो हम सब बाहर जाएंगे। सब अपनी भाई रोजी रोटी पे भी जाएंगे, मजदूरी करने जाएंगे, कोई दुकान पे बैठने जाएगा, कोई कहीं जाएगा। लेकिन उस समय भी देखो, प्रिवेंशन ही है जो कुछ है। भाई डबल मास्क है, आप एक सोशल डिस्टेंसिंग सबसे बना के खड़े हो। इस टाइम तो सबको बस दुश्मनी मानो कि भाई इससे हमें दूर रहना है और इससे गले मिलना ही नहीं है। आप ये मानिए कि मैं, अब मेरा दोस्त कितना भी गांव में कितना भी जिगरी हो, मैं मतलब मैं उससे 3 फीट की तो कम से कम दूरी बना के रखता हूँ। हाथ मिलाना छोड़ दिया हमने, पेपर कप यूज करते हैं अब चाय और पानी पिलाने के लिए। अब हम वो जो कप आते हैं चाय में, वो घर के वो भी नहीं वो करते। तो हमें क्या करना है कि देखो, बाकी तो बता ही दिया रजना मैम ने, चोरी ने की, हमने क्या किया। लेकिन अपने स्तर पे हमें जो करना है, बस थोड़ी लाइफस्टाइल चेंज करना है। भाई हाथ नहीं मिलाना, गले नहीं मिलना, हर आदमी से बस यही कह के चलना है कि भाई ठीक है, दूर से ही। अब पैर भी छू, अब मैम हम किसी के पैर छूते थे ना, तो वो भी मना हो गया है अब कि भाई दूर से नमस्ते कर दो, पैर मत छुओ, पता नहीं तुम्हें क्या हो और हमें क्या हो। तो ऐसे करके तो मेरा तो बस आपको यही कहना है कि सबके सब लोग, आप जो भी हैं अपना ख्याल रखें पहले तो। फिर जैसे सर ने बात की थी लीड्स की, तो हम क्या, जैसे मनोज भाई ने बहुत अच्छी बात बताई कि नोडल अधिकारी से कांटेक्ट करो सीधा। भाई 10 दोस्त, हमें क्या पता होगा कि किस हॉस्पिटल में कहाँ पे बेड्स खाली हैं कहाँ नहीं है, लेकिन नोडल अधिकारी को तो पता ही होगा। तो इसमें जो भी है टाइम सेविंग ही है, किसी के 10 मिनट भी बच जाएंगे तो वो भी मरने से बच सकता है। तो जी। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी तो अब मैं सोच के बहुत आया था कि बोलूंगा, लेकिन मनोज भाई ने इमोशनल बोल कर दिया सकते हैं आपको सर सारे। पूरा नहीं मौका नहीं, है मनोज आपके भाई ने पास। इमोशनल जी किया। जी भैया माफी माफी चाहूंगा, फिर आगे से मैं आखिरी बार बोला करूंगा, जो चीजें मतलब मैं सुन लिया करूंगा उससे नहीं अलग नहीं थोड़ा नहीं, सा बोलूंगा। उससे ये मैं कह रहेगा रहा कि हूँ, ज्यादा बातें हम लोग ज्यादा तक पहुंचाएंगे। आपने जो बता दिया ना कि मेरे अंगूठे में कुछ हो रहा है, वो आप फिर भी हेल्प कर रहे हो, फिर भी, और आपकी मेहनत हमने देखी है मनोज भाई।
तो आपके सामने हम कुछ बोलने को हमारे पास रह नहीं जाता है। भैया 2020 के मुकाबले इस बार में, पहले मतलब 20 में तो पूरा हम लोग कोविड फील्ड में रहे हैं, सुबह से रात हो जाती थी, लेकिन इस बार बहुत लिमिटेड बाहर निकल रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद अपना ख्याल रखना है, मेरे साथ में प्रॉब्लम ये है। बिल्कुल रखो। तो इसीलिए मतलब बाहर कम से कम निकलना हो रहा है, फोन कॉल से या दोस्तों यारों के साथ जितना पॉसिबल हो रहा है वही चल रहा है। देखो जब अपना एक आदमी ख्याल रखेगा जब तो आंकड़े कम आएंगे ना। ये इस साल एक की तो बढ़ के इस 3 साल लाख हो में जाते हैं। कोरोना, पिछले साल जब कोरोना था, कोरोना के फील्ड में काम कर रहा था, तो उस समय ये सोच रहे थे कि कोरोना नहीं हो। इस बार जब मैं प्लाज्मा ढूंढ रहा था दिल्ली में, हाँ, हमारे साथ में एक मेरी दोस्त काम कर रही थी, वो अभी तक 1100 लोगों को प्लाज्मा दिला चुकी है दिल्ली में। तो ऐसे लोग हैं, काम कर रहे हैं। तो मैं 5 बार नेगेटिव आया, कोविड की रिपोर्ट अपने चेक कराई, 5 बार नेगेटिव आया। उसके बाद मेरे को लगा कि मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ अगर प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सका। यानी आपको 5 बार शक हुआ पॉजिटिव? नहीं, ये तो 5 बार शक होने के बावजूद भी हम काम करते रहे और लगता है सर ना मानने को तैयार नहीं थे कि मैं नेगेटिव हूं। कुणाल को ये लग रहा था कि मैं भी एक प्लाज्मा डोनर बनूं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी फीलिंग रखना भी अपने में एक बहुत बड़ी बात है। लोगों को मनाना मुश्किल हो गया था प्लाज्मा देने के लिए। एक तो मजाकिया केस क्या हुआ कि एक 24 साल के युवक है, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, उनके सारे चेकअप हो गए ILBS में, वो रेडी हो गए कि ठीक है प्लाज्मा देंगे। सुबह उनकी मम्मी ने मना कर दिया एंड वो फोन करके बोल रहे हैं भैया मम्मी ने मना कर दिया, मैं नहीं दे सकता। तो ऐसी घटनाएं भी हुई है, क्या कहें। नहीं, मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि मैंने को कहा देहरादून में, उन्होंने कहा मैंने तो अपने फैमिली मेंबर के लिए बचा के रखा हुआ है, पता नहीं कब हो जाए। ये भी एक कोरोना भी एक पूरा फॉर फ्यूचर प्लानिंग है। उन्होंने कहा मैं तो प्लाज्मा दूंगा ही नहीं, ये तो आप मुझे लिख के देखिए आप दिलाएंगे। और मैं आपको एक चीज से और कर रहा हूँ, आधे घंटे मैंने पहले न्यूज पढ़ी थी, 1 घंटे पहले, कि अब तीसरी वेव स्टार्ट हो गई बच्चों वाली। राजस्थान में 341 बच्चे कोरोना पॉजिटिव आए हैं और सभी लोग ये कह रहे हैं कि अब जो तीसरी वेव हिट करेगी वो 18 से जो नीचे उम्र वालों को ही करने वाली है। 12 से 17 साल के लोग बच्चे ज्यादा इफेक्टिव होंगे इसमें। और हुए भी मैम, वो आज राजस्थान में 341। और देखो बच्चों के जाने से पूरा परिवार टूटता है, घर वालों को भी कुछ भविष्य दिखता नहीं है। तो ये जो हमारा फेज आएगा ये बहुत ही मतलब खतरनाक आएगा। तो अगर हमें ज्यादा प्रिकॉशंस की जरूरत है। जो छोटे बच्चे बाहर खेलने से मानते नहीं है ना, तो उनको रोकना है। मैंने भी अपने गांव में देखो सारी जगह का खेलना बंद करवाया हुआ है। मैं सबको टोकता हूँ कि भाई देखो, तो इतना सब कुछ विध्वंस होने के बाद भी आप ये विध्वंसी तो बोलेंगे, आपकी 1/4 जनसंख्या कहाँ है कहाँ नहीं है आपको आज पता नहीं है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम आज की डेट में भी लोगों के मुंह से सुन रहे हैं कि कोरोना कुछ है ही नहीं। कोरोना उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि कुछ ना कोरोना तो आप ये सोचो कि जो कुछ ना कोरोना करना चाहते हैं उनके लिए कोरोना है। लेकिन ये जो संवेदनशीलता है ये जगाने की जरूरत है और अवेयरनेस तो इसके लिए बहुत जरूरी है। सरकार उस सिस्टम में फंसी हुई है, सरकार उस सिस्टम में फंसी हुई है। अवेयरनेस कहाँ से आएगी? इंडिविजुअल। आज आप किसी को सलाह दे दो कि आप अपने बच्चे को बाहर मत खेलने जाने दो, तो दूसरा कहेगा कि आपके पेट में क्या दर्द है। अगर आप कह दीजिए आपके बच्चे को कोरोना हो सकता है, आप अपने बच्चे को बाहर मत जाने दीजिए, तो वो आपसे कहेगा तो ऐसे तो होगा नहीं, तू मेरे बच्चे को पहले नजर लगा दे कि मेरे बच्चे को कोरोना होगा। आप सलाहकार भी नहीं बन सकते हो। आप सलाहकार तब बनोगे, आपको इंडिविजुअल पहले तो संवेदनशील होने की। अगर किसी ने अपने परिवार से एक भी सदस्य को खोया है तो आप उस दर्द को अपने परिवार में महसूस कीजिए कि आपने अपने परिवार से एक सदस्य को खोया है, तभी आप संवेदनशील होंगे कोरोना के प्रति। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने बोली। बिल्कुल आज भी लोग मजाक उड़ा रहे हैं इस चीज का। लोगों के परिवार का विध्वंस हो गया है। पूरे 18 लोगों की फैमिली में एक बंदा बचा हुआ है जो पागलों की स्थिति की मनस्थिति में। मेरे पास केस स्टडी है लोगों की, मैं तो रोज इन सब चीजों को देखती हूँ, झेलती हूँ है। और ऐसे में लोग आज भी उसको मजाक के रूप में ले रहे हैं कोरोना को। और अब बच्चों की जो लहर आ रही है उसके प्रति भी है कि तो सरकार की अपनी वो है। अरे ये इसमें आप किसी भी संगठन को मानने वाले हो, किसी भी राजनेता को फॉलो करने वाले हो, लेकिन ये विषम परिस्थितियां हैं जो किसी के पद और प्रतिष्ठा को देख के नहीं आ रही हैं। ये वो लहर है, ये वो वेव है जो किसी भी देश में आ रही है और वैसे ही भारत में आ रही है और भारत भी उसमें विध्वंस में उसी हद तक शामिल है। आज अगर हम क्रिटिसाइज होकर अपनी इंडिविजुअल स्थिति को नहीं सुधारेंगे तो हम नहीं सुधर सकते। और आज अभी बड़े लोगों को खोया है, आने वाले समय में अपने भविष्य को खोएंगे, अपने बच्चों को खोएंगे। तो ये हमें बहुत समझने की जरूरत है। और देखो सरकार एक चीज और है। मेन चीज क्या है ना, अगर हम लोग बात करें उत्तराखंड की बात करें, 2013 में आपदा आई थी,
आपदा में कई लोग ऐसे थे कि एक ही व्यक्ति बचा, 2 व्यक्ति बचे या कोई नहीं बचा, पूरे के पूरे लोग खत्म हो गए, है ना। तो हम लोगों ने क्या काम करा, उसके बाद भी हम लोगों ने पहाड़ों को गंदा करना नहीं छोड़ा, पेड़ काटने नहीं छोड़े, पहाड़ तोड़ने नहीं छोड़े। कहीं ना कहीं हम लोग प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं। हम जो प्रकृति को दे रहे हैं, प्रकृति वो हमको दे रही है। हम लोग जो कबाड़ा नदियों में बहा रहे हैं, नालों में बहा रहे हैं, कुओं में बहा रहे हैं, तो वही गंदगी गंदा कर रही है जल। और जल उसके बाद जो पानी हम लोग हैंडपंप से पी रहे हैं, या जो पानी हम लोगों के यहाँ पे आ रहा है, वो भी कहीं ना कहीं वही गंदगी ला के दे रहा है, और हम लोग और बीमारियां भी हम लोगों को हो रही है। हम लोग क्या काम करते हैं, बोतल बंद पानी तो हम जी। आपकी ना ये बात ना बहुत अच्छी लगी। आप अगर मेरे चैनल पे हो ना, तो मैंने एक बार ऐसा वीडियो भी बनाया कि कोरोना सिर्फ कोरोना नहीं है, कोई वायरस नहीं है, ये एक्चुअली में अगर हम इसको एक नजर से देखें ना, तो ये प्रकृति का बदला है, प्रकृति का बदला। कुछ भी कहा जा सकता है। तो मेन चीज क्या है, हम लोग बोतल बंद पानी तो महीने, 2 महीने, 3 महीने पुराना भी पी लेते हैं कि कंपनी का है। हम अपने घर का पानी रखा हुआ कहते हैं कि ताजा भर के लेके आओ, ये पानी कल का है। मतलब हमारे घर का पानी एक दिन में खराब हो जाता है, वो बोतल बंद पानी महीनों तक हम पीते हैं, है ना। और हम कितने गर्व से कहते हैं, आप 20 रुपए की बोतल पी रहे हैं। मतलब जो प्राकृतिक पानी है, जो नदी हमको दे रही है, जो कुआं हमको दे रहा है, जो हैंडपंप हमको दे रहा है, हम उसको अगले दिन ही कह देते हैं कि हम साइंटिस्ट हो गए कि ये पानी खराब है, जबकि महीनों पुराना पानी बोतल बंद हम पैसा दे के पी रहे हैं। हम लोगों की मानसिकता इतनी हो गई है कि हम लोग अपने दिमाग से सोचते ही नहीं है, इस समय ना। हमको ऐड दिखाया जाता है कि कोल्ड ड्रिंक पियो, कोल्ड ड्रिंक का ऐड आता है 50 रुपए में 1 लीटर, 1.5 लीटर, 1.25 लीटर, आधा लीटर। कोल्ड ड्रिंक क्या हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा रही है, या क्या हमको फायदा पहुंचा रही है? जो एक्टर है, पैसा ले रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, वो क्यों नहीं बताते कि गिलोय का जूस हम ऐसे पियेंगे तो इसका फायदा क्या होगा, नीम की दतून करेंगे तो उसका फायदा क्या होगा, तुलसी का काढ़ा बना के पियेंगे उसका क्या फायदा होगा। हमको हमारे जो पुराना खान पीन उससे क्यों पीछे किया जा रहा है? आज हम गेहूं और चावल 2 ही चीजों पे टिके हुए हैं। हम लोग बाजरा, मक्की, राई, हम लोग ऐसी चीजें क्यों नहीं खा रहे हैं? हम लोग क्यों भूल गए अपना पुराना जो हम लोग खाते थे, जिससे हम लोगों को एनर्जी मिलती थी, ताकत मिलती थी, है ना। तो हम लोगों को कुछ चीजें ये भी समझने वाली हैं कि हम लोग जो गंदगी कर रहे हैं, जो कबाड़ा फैला रहे हैं, या जो केमिकल का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, या हम लोग खुद खान पीन जो हम लोग जिसका उपयोग कर रहे हैं। अभी मैं किसी दोस्त के साथ जाता हूँ, उससे कहता हूँ 1 किलो सेब ले लेते हैं, खाते हैं, मना कर देता है। उससे कहते हैं मोमोज खाते हैं, हाँ चल चाउमीन भी खाएंगे। तो हम थोड़ी सी अपनी मानसिकता को हमको खुद से चेंज करने वाला है ना हमको। और मैं बस ये एक चीज और कहना चाहूंगा, लास्ट बात भैया, कि हम लोगों को ये जो है ना, हम लोग जो ये जो दौर है उस समय कोरोना का है, इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर कोरोना हो भी गया है तो अपने माइंड को बिल्कुल भी टेंशन ना दो कि मुझे कोरोना हो गया है, ठीक है, हराएंगे। ये एक जंग है और इसमें जीतेंगे, इस जंग में जीतेंगे और हराएंगे, इसको साइड करेंगे और दूसरे की मदद के लिए जिंदा रहेंगे। बिल्कुल एक बार फिर से जीत का जश्न होगा, कोरोना हारेगा, जिंदाबाद हिंदुस्तान। और अगर किसी को हो भी जाए तो उसको अकेला नहीं महसूस होने देना है। जैसे हम उसके साथ पहले मजाक कहते थे, उसको मजाक ही करनी है। उसको हो गया, अरे हो गया, छोड़ना यार, ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा है, अरे कहाँ डाउन जा रहा है यार, वो वहां पे हम लोग लास्ट टाइम कब हंसे थे। उसको जहाँ हंसाया, थोड़ा सा उसकी एनर्जी अंदर की बड़ी, ऑक्सीजन लेवल उसका बढ़ना चालू हुआ ऑटोमेटिकली, है ना। कुछ ऐसी चीज है कि मतलब किसी का साथ नहीं छोड़ना है। दूसरे कि हम लोगों को लिक्विड हमेशा लेना है, किसी को कोरोना हो गया तब भी, नहीं हुआ तब भी, खाली पेट नहीं रहना है। तो मतलब ये नारियल पानी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे फायदे होते हैं उसमें। तो बस यही चीज है कि बाकी हम लोग सब एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, अपना रखेंगे और जीतेंगे। जी बिल्कुल। हिंदुस्तान तो भी आपसे एक बात मैं कहना चाहता हूँ आज। जी बोलिए। कि अगर आप अगले को अगर आप इनवाइट करना चाहें तो एक अंदाज में बुलाते हैं, चलिए उसको, कि लेने अपने विचारों से कोरोना का बदला। शौर भैया जल्दी बताइए कौन है अगला, क्योंकि इन सभी की बातें बहुत इंस्पायरिंग हो रही है आज, बहुत बढ़िया तरीके से इवेंट आगे बढ़ते हैं। आप सभी का अनुरोध करना चाहूंगा, कुछ ग्लिचेस आ रहे हैं साउंड में, तो मैं फिलहाल कोई बात कन्वे करना चाहता हूँ। आप अपना जो माइक है उसको म्यूट कर लीजिए ताकि मेरी आवाज आप तक पहुंचे। आप सभी से मेरा अनुरोध है। बहरहाल बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, मनोज भैया ने बहुत अच्छी बातें बताई और बेहद सीखने वाली बातें हैं। उन्होंने कहा कि हम आटे और चावल पे जिंदा हैं, हम बाजरे की तरफ क्यों नहीं जा रहे, और भी बहुत क्रॉप्स के आपने नाम दिए। एक बार किसी शायर ने कहा था, बशीर बद्र का एक शेर है कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए जमाने का शहर है, जरा फासले से मिला करो। तो ये जो हमारे बीच फासला आ चुका है, ये कहीं ना कहीं हमारी गलती है। कहीं ना एक बार मेरे एक फ्रेंड को कोरोना हो गया,
तो हम जॉली टाइप के आदमी है, मजाक करते हैं। और माइल्ड कोरोना था, उन्होंने कहा यार मुझे कोरोना हो गया, वो कहने का मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है कुणाल भाई, मैंने उसे कहा कि आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, आपको भगवान ने ये अवसर दिया है, प्लाज्मा डोनेट करके आओ, जल्दी ठीक हो जाओ और प्लाज्मा डोनेट करो। तो हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है। कोरोना पॉजिटिविटी तो खैर खुद ही हो रही है स्प्रेड, हमें एक सकारात्मकता, मैं तो ये कहूँ सकारात्मकता बोले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पॉजिटिव इज द मोस्ट नेगेटिव वर्ड ऑफ टुडे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ सतीश धीमान जी सॉरी हैं। भाई, और जी 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 कुणाल साहब, मैं अभी मैम और शिवम राणा भाई साहब की बात में एक बात ऐड करूंगा। जैसे हमने तीसरी लहर की बात की और इससे बच्चों को खतरा है, 18 साल के नीचे के बच्चों को, तो आप ये बात अगर किसी मंच से कह रहे हैं तो हमारे भारत में क्या, रुड़की में भी इतने तेजस्वी लोग हैं, मैं दिल्ली की बात करता हूँ बेशक, तो दिल्ली में इतने तेजस्वी लोग हैं, वो ये सोच के अपने सब बच्चों को अंदर करेंगे और खुद बैठ के बाहर घूमेंगे। तो ये नहीं कहना है, ये कहना है कि बच्चे इन्फेक्टेड होंगे, बच्चों को ज्यादा खतरा है, लेकिन हमें ये भी कहना है कि खतरा आपका टला नहीं, आपको भी उतना ही खतरा है, भी नहीं टल रहा है, घर में बैठिए, आपको भी उतना ही खतरा है। बिल्कुल कुणाल भैया की बात बहुत बढ़िया लगी। बिल्कुल खतरा तो है, हमें तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन हो जाएगा, जो भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ वो बच्चों का है। और वायरस हमेशा वीक को ढूंढता है। जैसे फर्स्ट वेव आई थी तो वो 50 प्लस के लिए आई थी, अब वो 25 प्लस का 20 प्लस को लेके वो कर रही है, क्योंकि वैक्सीनेशन कहीं ना कहीं चल ही रहा है ना, तो वो वीक को ढूंढता रहता है बस वायरस। अब वीक उनको बच्चे दिखेंगे। और देखो ये तो हमारे एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया भी कह चुके हैं कि अब भाई घर में भी मास्क पहनो, घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग अपनाओ। तो वो क्यों कह रहे हैं, वो इसलिए तो कह रहे हैं कि अगर बाहर तो जाना ही है, मैंने जब भी तो कहा आपको कि लाइफस्टाइल चेंज करने की हमको थोड़ी जरूरत, अब हमें वीक देना ही नहीं है, करने की हमें जरूरत है। और बहुत अच्छी बात शिवम जी ने कही, और बहुत कुछ आप लोगों से सीखने को मिल रहा है। लेकिन अब हमें आगे बढ़ना है और हमें अपने अगले वक्ता को सुनना है। मैंने ये कहा था कि हम कम लोग हैं नहीं, कम लोग बुलाए गए हैं, क्योंकि हमें पता है सर्वश्रेष्ठ वक्ता हमारे साथ सब बैठे हुए हैं। और अगर अभी बोलना शुरू करें तो कल सुबह मैं आऊं तो कल सुबह तक सब अपनी बातें रखते मिलेंगे, और वो भी फैक्ट के साथ। तो इतने अच्छे वक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। अगर सतीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सर अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप हमारे साथ मौजूद हैं, इस इवेंट में हैं, मैं आपको पर्सनली नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो आप एक महानुभाव व्यक्ति हैं, तो हम आपको सुन सके तो आपकी बहुत कृपा होगी। सतीश धीमान जी मौजूद हैं, अगर आप अपना माइक ऑन कर सके तो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो चलिए। तो बताना चाहूंगा कि इस इवेंट को जब ऑर्गेनाइज कर रहे थे ना, तो आईएफबी एक सर्विस ओनर है सतीश जी, आज आईएफबी कंपनी के, तो उन्होंने काफी सारा योगदान दिया, तो मैं वेलकम करना चाहूंगा सतीश जी का। सतीश जी आप, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए वक्त को ना जाया करते हुए सतीश जी तक हमारी आवाज पहुंच ही जाएगी, कन्वे उन तक मैसेज हो ही जाएगा। अगर सतीश जी आप सुन रहे हैं तो आप आ जाइए। चलिए कोई बात नहीं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका माइक भी अनम्यूट है, लेकिन फिर भी वो बोल नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। कोई नेटवर्क ग्लिच हो, ऑनलाइन कार्यक्रमों में अक्सर ऐसा प्रॉब्लम होगा। हमारे साथ हमारे आईटी हेड जुड़े हुए हैं, और साथ के साथ एक अच्छे आईटी डिपार्टमेंट संभालने के साथ साथ आप एक अच्छे व्यक्ति भी हैं, और आपने बहुत साथ दिया, और इस कार्यक्रम को सफल करवाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, मीटिंग आईडी क्रिएट करने के लिए आपने अपना बहुत योगदान दिया है। तो यश अग्रवाल, आप अपना माइक ऑन करें, अपनी खूबसूरत शक्ल दिखाएं और बताएं किस तरीके से सोशल मीडिया से आपने कोशिश करी, और किस तरीके से हम लोग लगे हुए हैं, और किस तरीके से सिर्फ ये एनजीओ नहीं और भी बहुत एनजीओ काम कर रही हैं। कुणाल भाई से बात होती रहती है तो दिल्ली की बहुत सी स्थितियां जानने को मिलती हैं। तो आइए हमारे साथ यश भाई आए और बताएं कि किस तरीके से। नमस्ते बोलना चाहूंगा, आंटी नमस्ते, शिवम भैया को भी नमस्ते, शौर्य भाई को नमस्ते। भाई जो है सबने इतना मुझे सम्मान दिया, वैसे मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ इन सबके सामने, मुझे कभी भी जरूरत होती है, कुछ भी जरूरत होती है मैं तो आंटी को ही मैसेज करता हूँ। बड़े बन गए सर, कहीं ना सर, हम तो छोटे ही सही है, हम तो छोटे अच्छे लगते हैं। आज सभी को बताना चाहता हूँ, जरूरत होती है मैं तो आंटी को डायरेक्ट मैसेज करता हूँ। यश भैया है ना, नहीं छोटे नहीं हो बेटा, यश भैया आज हमारी पूरी मीटिंग की सेटिंग संभाल रहे हैं। आज आप सभी जिस तरह एडमिट हुए हैं ना, जो भी इसमें कार्यक्रम होगा, रिकॉर्डिंग होगी, ये सब यश भैया ही संभाल रहे हैं। कि वैक्सीन कहाँ पे लग सकती है, कोवैक्सीन उसे चाहिए थी, मैंने झट से आंटी को मैसेज किया,
पहले कॉल किया, कॉल कहीं बिजी आ रही थी, मैंने मैसेज किया आंटी का, 10 मिनट में मेरे पास रिप्लाई आ गया कि यहाँ चले जाओ, यहाँ पे लग जाएगी उसके। मैं कभी शौर्य को फोन करता हूँ, शौर्य हर वक्त मेरा रेडी रहता है, कभी भी मेरा फोन या मैसेज का रिप्लाई देता है हर बार। मुझे ऐसे भाई मिले, मैं तो यही चाहता हूँ। और नेट, जहां तक आईटी हेड का काम है, मैं तो ये है, कभी भी किसी को कुछ भी जरूरत होती है फोन के थ्रू या कुछ भी पोस्ट कर देते हैं हम लोग। जैसे अभी मेरा एक दोस्त है उस सहारनपुर से, उसका मेरे पास फोन आया कि भाई हमें मेरठ में ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। हमने सारी जगहों पे अपनी पोस्ट डाली, सब जगहों पे हमने शौर्य भाई से बात करी, वंश भैया से बात करी, सबने तुरंत काम पे लग गए हम लोग। कहने को वो नहीं बच पाए किसी कारणवश, लेकिन हमने पूरी और यश भाई एक बात आपकी बात में मैं ऐड करना चाहूंगा, वंश जी मौजूद नहीं है लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मैं ये बताना चाहूंगा कि वंश भैया बैकबोन है। उन्होंने जितनी मेहनत करी है शायद मैंने तो शायद ही करी हो। भाई और कुणाल भाई मेहनत का मैं 1% भी नहीं, जितना वंश भैया ने सब किया है उनका मैं 1% भी नहीं, मैं कुछ कर पाया उनकी मेहनत का। नहीं, मैं आपसे कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं अपना कंपैरिजन कर रहा हूँ सर। आप तो मैं अपना कंपैरिजन कर रहा हूँ, आपका आप अपना कर रहे हैं, मैं अपना कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनकी नहीं, हम लोगों के लिए बहुत आप खुशी की बात सभी है कि बहुत वंश बहुत जरूरी है। आप सभी, अकेला आदमी तो यहाँ पर बिल्कुल भी। जी रंजना जी, आप कुछ कह रही हैं? बिल्कुल। आज भी वंश जो है वो उसी काम में लगा हुआ है, और आज भी वो बच्चा आज हम लोगों को ज्वाइन नहीं कर पाया है। लेकिन ये बहुत मतलब हम लोगों के लिए भी फक्र की बात है कि वो हम में से ही हम हमारी ही टीम का एक वो बंदा है जो आज भी उसने उस चीज को इम्पोर्टेंट दिया जिसमें किसी की लाइफ जो है सरवाइव कर रही है, जहां उसको पहले प्रायोरिटी के साथ होना चाहिए था, आज भी वो वही है। तो बहुत मैं तो उसको रियली सैल्यूट करती हूँ हार्टली। मैंने मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से भी मैंने उसको जो है और बिल्कुल सलाम किया कि इतने दिल से और तन मन धन से लगता है वो बच्चा लगा हुआ है और काम कर रहा है। और जितने मेरे लेवल का होता है इन्फॉर्मेशन जो भी होती है, किसी को जानकारी देकर किसी की जान को बचा देना, क्योंकि जानकारी ही बचाव है आज के टाइम में। जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे लेवल की होती है मैं सब बच्चों के साथ शेयर करती हूँ, चाहे वो वैक्सीन की हो चाहे किसी भी संबंधित हो, जैसे यश बता रहा था। तो हम सब एक टीम के माध्यम से काम कर रहे हैं। और अगर मेरे किसी के पास भी किसी का मैसेज आता है जरूरत के लिए और आप 5 मिनट भी लेट करते हैं उसको आंसर करने के लिए, हो सकता है किसी की लाइफ 5 मिनट में चली जाए। इसीलिए जो भी जरूरत के मैसेज हैं उसको तुरंत देखिए, रीड कीजिए और तुरंत उस मैसेज को फॉरवर्ड कीजिए और उसको आंसर दीजिए सेटिस्फाइड। मैं खुद इस समय विषम परिस्थितियों में, भैया ने तुरंत, वंश भैया ने कहा कि जो है वहां से कंसंट्रेटर मिल जाएगा, बताओ अभी मैं पहुंचवा देता हूँ मेरठ में। उन्होंने इतना तक कर दिया। रुड़की में बैठे वो मेरठ में दिलवा रहे हैं सारी चीजें, या दिल्ली में फोन कर दो। दिल्ली तक नहीं छोड़ा, मद्रास तक नहीं छोड़ा उसने। बहुत लड़के ने बहुत मेहनत की है रियली। शौर्य भी लगा रहा है रातों को, मैंने इसको भी देखा है कि इसमें रातों को भी किस तरह अरेंजमेंट करता है, क्योंकि आजकल मैं और ये बहुत शेयरिंग में है तो इसलिए मैं इसकी एक्टिविटी को बहुत वार्न करती हूँ, लेकिन बहुत अच्छे से बच्चे काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बस आंटी आपकी गाइडेंस है, आपका आशीर्वाद है जो हम लोग कर रहे हैं। कहना चाहूंगा यश भाई से कहना चाहूंगा आपको, जो अपनी बात कहने, देखिए विचार हो रहा है, हम सब भी अपने विचार रख रहे हैं, एक बार यश भाई को सुनते हैं जी। टीम वर्क है तो यश भाई आप कंक्लूजन में क्या कहना चाहेंगे? बहुत खूबसूरत आपकी मुस्कान है, तो आइए खूबसूरत शब्द अपने कंक्लूजन में रखें। भाई कंक्लूजन में तो कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे, बस ये कहना चाहते हैं जितना हम कर सकते हैं हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। आईटी हेड का काम दिया है शिवम भैया ने, तो हम आईटी की मदद से ही करते हैं, जो भी करते हैं सारा काम। हम तो बैक एंड पे काम करने वाले बंदे हैं। ये जो है अक्षत ने जिद करी हमसे, इसलिए हम फ्रंट एंड में आए हैं, वरना हम कभी नहीं आज तक आए किसी के सामने। हमेशा हमने बैक एंड पे ही काम किया है। ये तो आप अच्छे कैसे जानते हैं शौर्य भाई। मुझे आपके जैसे लोगों को सुनने का आज मौका मिला, वाकई बहुत सुंदर। इतने सारे लोग इस इवेंट में जुड़ पाएंगे। बस आगे मैं शौर्य को बोलूंगा, इस प्रयास की मैं बहुत सराहना करता हूं। और यश भाई आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, कांग्रेचुलेशंस करता हूं कि आपने इन विषम परिस्थितियों में किस तरीके से सोशल मीडिया को संभाला और किस तरीके से साथ दिया। इसी फहरिस्त में मैं एक नाम देख रहा हूँ, एक नाम जुड़ा है नेहा जी का। अगर आप अपना माइक ऑन कर सके तो हम आपको सुनना बहुत पसंद करेंगे। अगर आप माइक ऑन कर सके तो हम आपको सुनना जरूर पसंद करेंगे। अगर अवनीश श्रीवास्तव जी तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो हम आपको सुनना पसंद करेंगे। एक वीडियो में आपको मैंने देखा था, बहुत तरीके से, बहुत सलीके से आपने अभी उनकी ऑडियो कनेक्ट हो रही है, अभी ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पाई है उनकी। अगर उनकी ऑडियो कनेक्ट हो तो हम उन्हें सुनना पसंद करेंगे। इतने में अक्षत से कहना चाहूंगा कि कुछ विचार थोड़े बहुत मेरे पास भी हैं भाई। अगर अक्षत मुझे बुलाना चाहे तो बुला सकते हैं,
वरना हम जैसे हैं वैसे अच्छे हैं। अक्षत ने कहा था मैं आपको बुलाना चाहता हूँ, तो अक्षत बैकग्राउंड भाई कहाँ की चला सवाल गया? अक्षत। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ अपने आप को कि आप सभी इतने बड़े लोग आज मेरे साथ जुड़े हैं। मैंने वाकई में जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। शौर्य भैया तो जिंदगी के हर मोड़ पर मेरा साथ दिया, कभी भी उनने पीछे हटने की कोशिश नहीं करी। बताना चाहता हूँ कि इन लोगों से मैं आज तक कभी नहीं मिला। वाकई में हमारा कोई रिश्ता नहीं है, एक फोन है जो हमें अटैच करके रखा है, मगर फिर भी मैं कहना चाहूंगा इनसे ज्यादा अपनापन आज तक मुझे किसी ने नहीं दिया। शौर्य भैया, जी बहुत तो बहुत एक छोटी शुक्रिया सी अक्षत। कोशिश थी, छोटी सी नहीं कोशिश नहीं, थी आप बहुत सभी को एक साथ करने की। बहुत अच्छी कोशिश थी आपकी। बहरहाल हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, हमने बहुत से अच्छे वक्ताओं को सुना। अभी यश भाई ने बोला, रंजना भटनागर जी ने अपनी बात रखी, अक्षत को तो हम सुन ही रहे हैं, शिवम भैया ने बोला, कुणाल भैया ने बोला, जो कि बहुत मदद कर रहे हैं। और क्योंकि मैं इनको बार बार क्यों इसलिए करता हूँ, क्योंकि मैंने इन दो जनों को, वंश भैया और कुणाल भैया को, बहुत सेवाएं देते हुए देखा है। तो किसी के लिए दिल इज्जत दिल से निकलती है, तो सभी लोग यहाँ पे इज्जत के पात्र हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा। एक बार यश की मुझको कॉल आई, तो यश भाई ने मुझको ये कहा कि मेरठ में किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है। तो मुझे लगा कि किसी बच्ची को जरूरत है, लेकिन उस बच्ची के पिता को जरूरत थी। तो मैसेज गलत कन्वे हो गया। लेकिन अहेतु ही ऐसा होता है कि अगले दिन सच में मेरठ में एक बच्ची को ऑक्सीजन की जरूरत थी, और उसकी हालत बहुत नाजुक थी। तो सच में जैसे कहते हैं ना कि हमने इस चीज को समझा है कि जब आप खुद समझिए कि किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही जो आपके इन्वायरमेंट में है, और आप एक मछली की तरह तड़प रहे हैं कि मुझको ऑक्सीजन मिल जाए, सोचिए वो क्या स्थिति रहती होगी। आप खुद पर इस बात को डाल के देखिए। तो मैंने कहा नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा इस बच्ची तक ऑक्सीजन पहुंचे। तो मैंने मेरठ के कंट्रोल रूम में फोन करा, तो वहां से किसी पर्सन को मैंने कांटेक्ट किया कंट्रोल रूम के, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ऑक्सीजन कल तक मिल पाएगी। मैंने कहा कल तक तो बच्ची मर जाएगी सर, वो नहीं बच पाएगी। खैर वो बच्ची आज जीवित है। तो ये देखिए हमारे देश का जो सिस्टम है वो ये कह रहा है कि कल मिल पाएगी। तो मुझे उस इस दिन बात बहुत में मैं बुरा आपको लगा। ईश्वर भाई एक बात जोड़ना चाहूंगा। मैंने भी जब मुझे जरूरत थी, मैंने कंट्रोल रूम में फोन किया, उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी सारी डिटेल्स हमें दे दीजिए, जब अवेलेबल होगी तब हम आपको फोन करके बताएंगे। मतलब ये क्या तरीका होता है? जब तब तक तो पेशेंट मर जाएगा। ऐसे तो जो आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? हम सिस्टम को और क्रिटिसाइज भैया नहीं एक बात अगर मैं भी आपसे कहूँ ना, तो देखिए आप लोग तो एक एनजीओ से जुड़े हुए हैं, आप लोग काफी हम जानकारी रखते एनजीओ हैं, से बहुत जरूर नॉलेज जुड़े है हुए आप हैं, लोगों को इस लेकिन बारे में। हम जी एनजीओ जी, से जरूर आप जुड़े सबकी हुए हैं, मदद लेकिन हम करने के लिए हमेशा इंडिविजुअल लेवल आगे पे रहते काम हैं। करते हैं। जी मैंने तो आज अपनी आंखों के सामने कई ऐसे लोगों को देखा है ना, जो तड़प तड़प के आखिरी सांस उन्हें त्याग दी, मैं उनके पास आखिरी सांस तक भी मैं उनके पास पहुंच नहीं पाया। उनको कोई जी जानकारी देने वाला भी नहीं था। इसीलिए आज ये जी इवेंट का बिल्कुल। मकसद ही ये था कि आपके थे जानकार लोग भी हमारे साथ जुड़े, जी बिल्कुल। ताकि वो बहरहाल जानकारी आज फैल हमारा पाए। जो मकसद है कि पॉजिटिविटी स्प्रेड करना, कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक पीर थी, एक दर्द था कि शायद उस समय उस बच्ची को ऑक्सीजन मिलती तो उसकी जो तड़पाहट थी, झंझनाहट थी, वो कम हो पाती। ये बात मैंने इसलिए शेयर करी। लेकिन बहुत से सोसाइटी के पॉजिटिव फेज भी सामने आए हैं, जहां ये कहा जाता है जब भी देश को जरूरत पड़ी है तो सिख साथी सामने आए हैं, और उन्होंने देखिए खाना खाना करते हैं, कितने लोगों का खाना होता है, तो उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन लंगर लगाने शुरू करे, यानी कि आओ भाई अब आप ऑक्सीजन लो। तो किस तरीके से हमारी जो जरूरतें बदली। और मुझे याद है आज से 1 साल पहले जब मैं अपने किन्हीं कारणोंवश बिजी था और मैं सोसाइटी को वो समय नहीं दे पा रहा था, तो मेरे भाई, मेरे लोग, मेरे प्रिय, मेरे अजीज लगे हुए थे। तो उस टाइम हमने चावल बांटे, आटा बांटा। आज सोसाइटी को जरूरत पड़ी तो हम रेमसिविर की तरफ गए, हमने इंजेक्शंस बांटे, हमने ऑक्सीजन मुहैया करवाई। तो जिस तरीके से परिस्थितियां बदली, हमने खुद को बदला, हमने प्रयास किया कि हम हर संभव मदद पहुंचा सके। और मैंने ये पहले भी कहा था, हमले दर हमले हैं, दुश्मन का दर्द यही है, हम हमले पर संभले हैं। ये मत समझिए हिंदुस्तान हारा है, हिंदुस्तान हमेशा से जीता है और हम जीत जाएंगे। ये भी स्थिति टिकने नहीं वाली, हमारे हौसले के सामने नहीं टिकेगी। हमारे एक बहुत नहीं टिक प्यारे पाएगा, शायर कोई वो टिक कहते नहीं हैं कि पाया आज तक। दुश्मन से लड़ रहा है अभी मेरा हौसला, हालांकि सर धड़ से अलग कर दिया गया। यानी कि भले ही ये सर अलग हो जाए, लेकिन हम लड़ते रहेंगे और कहीं ना कहीं हम कोरोना से जीत जाएंगे। आज जीत हमारे जाएंगे। बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई है, बहुत से लोगों से हम अपने प्रियजनों से हमने अपना साथ गंवा दिया। अभी मेघा हमारे साथ जुड़ी हुई थी, तो उनके घर में भी कुछ मौत हुई है कोरोना के कारण, और फिर भी आई, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन जी बिल्कुल। एक बहुत बड़ी पीड़ है, बहुत बड़ा दर्द है
ऐसा हुआ, लेकिन एक खुशी भी है, हमने इस मुश्किल माहौल में भी एक पॉजिटिविटी को बना के रखा और आज ये इवेंट हुआ, हमने समाधान की बात करी और समाधान सिर्फ एक ही है शिवम भैया, समाधान सिर्फ एक ही है कि हम जैसे कई लोगों को आगे आना पड़ेगा। शिवम भैया को और वंश भैया जैसे लोगों को जो 24 घंटे फोन उठाने के लिए तत्पर है, जो अपनी कहीं ना कहीं जरूरत मुहैया करवा रहे हैं। और ये कहा जाता है कि आप लोग भी जुड़े, आप अपने आप को अलग मत समझिएगा भी। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने ये देखा सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल क्या हो सकता है। और मैं आपको एक तरीका भी बताना चाहूंगा, वैसे तो कोई जरूरत नहीं है, जो मैं तरीका आजमाया करता था, जैसे बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है, जैसे दिल्ली हो गया, तो जैसे मुझे ऑक्सीजन चाहिए तो मैं ट्विटर पे गया, मैंने डाला दिल्ली #दिल्ली ऑक्सीजन, तो जितनी भी ऑक्सीजन से रिलेटेड लेटेस्ट पोस्ट होती थी वो सामने आ जाती थी। तो लेटेस्ट चीज पे हम कॉल करते थे तो कहीं ना कहीं लीड मिल जाती थी। लेकिन कोशिश करी कि हमने मदद ज्यादा करी, हम उजागर कम हुए, हमने मदद ज्यादा करी और उजागर कम हुए, और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा ये कार्यक्रम किया, बहुत बहुत शुक्रिया। शौर्य भाई के बाद मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहूंगा। सभी की बात हुई, काम कर रहे हैं, जितने भी शिवम भाई, वंश भाई, सबको ही है। मैंने कितने लोगों को देखा, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनका नाम नहीं ले सकता, शायद आपने स्टेटस देखा होगा, तो हिंदुस्तान के बड़े शायरों की भी व्यवस्था बहुत अच्छे से की गई हमारे द्वारा। तो ये जो लोग हैं जो बीच में जो जाके काम कर रहे हैं, उनका नाम कोई नहीं ले रहा है, उनको कोई नहीं जान रहा है। हाँ भाई मैंने करा दिया। तो मैं आज इस इवेंट पे आने का सबसे बड़ा मेरा मकसद था कि जो भी लोग मुझे सुने, वो लोग जाके कम से कम अपने लोगों से बोले कि हाँ यार ये करो, जो जाके काम कर रहा है उसका नाम लो। हम तो जरिया है, ठीक है, हम तो जरिया हैं, लेकिन काम तो वो इंसान कर रहा है कोविड में जाके। अभी दिल्ली में एक जगह पे ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाना था, वहां पे उनके यहाँ पे ऑक्सीजन से पूरी फैमिली पॉजिटिव, ऑक्सीजन सिलेंडर, खाना, दवाइयां, डॉक्टर सब हमने अरेंज करवाया। और इसमें खूबसूरती देखी हमारे हिंदुस्तान की, जो सिलेंडर मतलब लेके आए वो आम आदमी पार्टी के थे, जिन्होंने रिफिल कराया वो बीजेपी के, उसके बाद लेफ्टिस्ट जो थे वो जाके अब उनके घर पे पहुंचा के आए, और बाकी दवाइयां और खाना जो था वो सारे हमारे कांग्रेस वाले कर रहे थे। तो हमारे राजनीति में, भारतीय राजनीति में जो ऊपर बैठे लोग हैं वही बदनाम कर रहे हैं, बाकी इंसानियत तो आज भी जिंदा है। और ये इससे मैं कह सकता हूँ कि इंसानियत की मिसाल है ये लोग। और वंश भैया का क्या कहूँ मैं, रात के 12:30 बजे मैं फोन करके कहा कि बेड अरेंज करवाना है, पता कीजिए। रात के 12:45 पे मुझे बेड मिल गया हरिद्वार में, और वो भी विद वेंटिलेटर। क्या बात है, जबकि हरिद्वार में वेंटिलेटर की बहुत कमी है। आप गिन सकते हैं कितने वेंटिलेटर हैं? मुश्किल से, जितना मुझे पता है 30-35 वेंटिलेटर मुश्किल से शायद हरिद्वार में हो। ये बड़े हैं वैसे तो, लेकिन ये है कि फिर भी उसकी जितने पेशेंट है उसके अकॉर्डिंग उनकी यूटिलिटी भी उतनी नहीं है। लेकिन फिर भी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि जरूरतमंद को उसने उस टाइम 15 मिनट के अंदर अरेंज कराना, कुणाल को सेटिस्फाई करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। उस समय आदमी की लीड कहाँ है, कैसे वो अरेंज कर रहा है, किससे बात कर रहा है। और मेरे साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि मैंने आज तक कभी वो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर की लीड ही नहीं देखी। मेरे जो लोग हैं उनसे मैं अगर एक बार कह देता था, मेरे जो अपने, उनसे बस कि भैया ये करना है, तो अगले आधे से 1 घंटे में हो जाता था, अगर वो चीज मुमकिन है तो। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर और लोग जो अभी नहीं जुड़ पाए थे, अगर आप उनको इनवाइट कर सकें, शायद उन तक अब आपकी आवाज पहुंचे। आप आवाज दे दीजिए उनको, हम उनको सुनना पसंद करेंगे। सतीश जी, आप मेरे साथ जुड़े थे। हेलो, आपको आवाज आ रही है हमारी? सतीश जी, अवनीश जी, नेहा जी, मेघा जी। चलिए अक्षत जी, कहीं ना कहीं आवाज पहुंची होगी। पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी होता है, वो यहाँ तक पहुंचे। और बहुत अच्छी बात कुणाल जी ने कही और बहुत कुछ इनसे हमको सीखने को मिला। और मैं ये कहने वाला था कि धन तो बहुत कमाया जा सकता है, धन तो बहुत कमाया जा सकता है, लेकिन लोग कमाने बहुत मुश्किल होते हैं, और लोग कमाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ निष्ठा से और अपने काम से। तो इस मीटिंग को एंड करते हुए, हाँ जी, हेलो, किसी की आवाज है? हेलो, हाँ जी, मैं नेहा हरिद्वार से बात कर रही हूँ। जी नेहा जी, अगर आप कैमरा ऑन कर सकें तो। नहीं कैमरा, सॉरी उसके लिए मैं म्यूट।
ऑडियो में ही जी। बात कर लेती हूँ। सर, ये आपका जो एनजीओ है इसका हरिद्वार में भी ब्रांच है या सिर्फ रुड़की में ही है? जी, हमारे हरिद्वार में भी बहुत से लोग हैं और हम रुड़की, हरिद्वार जितने भी उत्तराखंड के एरिया में है वहाँ काम करते हैं। और बेसिकली जो हमारा ऑफिस है वो रुड़की में पड़ता है, लेकिन हरिद्वार में भी बहुत से अजीज लोग हैं, मनोज भैया हैं, तो हम हरिद्वार में भी अपनी सेवाएं देते हैं। ओके सर। जी। आप तो हमारे मैं तो साथ घर पहली बार ही आई हूँ, उससे ज्यादा क्या बोलूँ। अच्छी लगी आपकी मीटिंग, पूरी सुनी मैंने। मैं लेट ही ज्वाइन किया था बट कंटिन्यू सुन रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, अच्छा आपने एक लगा। अच्छे लिसनर की हाँ, तरह किया। हाँ जी, नहीं आप सभी काफी अच्छे वक्ता हैं, सभी अच्छा बोल रहे हैं और आपका काम सुन के भी अच्छा लगा। काफी मेहनत से काम कर रहे हैं आप इस समय में। और बस मैंने सोचा चलिए एनजीओ से जुड़े, कभी आगे के लिए जुड़ के रहना बिल्कुल आप चाहिए। हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको सुना। और बहुत अच्छी बात है कि वक्ता होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुनने वाला हाँ होना जी, बहुत महान बात है। अच्छी बात और महान बात है, तो आपने महान काम किया, आपने अब तक हमको सुना, तो उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। खैर, थैंक यू सो मच। बहुत हाँ अच्छा जी, लगा आप हमारे साथ जुड़े और बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। और आप सभी लोगों से हम मुखातिब हुए, आप सभी लोगों से बात करी, तो आपको अलविदा कहना चाहूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। आप लोगों से जुड़कर हमें आज बहुत अच्छा लगा है। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारे हिंदुस्तान ने हमेशा से हर जंग जीती है और यह जंग हम जीत लेंगे, यह जंग भी हम जीतने वाले हैं। और क्योंकि हिंदुस्तान कभी हारा नहीं है, हिंदुस्तान हमेशा जीता है, तो हिंदुस्तान आगे भी जीतेगा। तो सभी को बधाई और सभी को शुभकामनाएं। आप सब अपने घर रहें जितना हो सके, और जिसको बाहर निकलना है तो प्रिकॉशंस लें। इसी के साथ आप सभी को अलविदा। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत अच्छा लगा।